6 to 7 बैच, अगर साउंड क्लियर है तो एक बारी हैंड रेज कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। बोलो श्रीकांत, क्या कहना है? बोलोगे तो क्या, अभी तो माइक खोले नहीं मैंने, खोलता हूँ थोड़ी देर में खोलता हूँ। हाँ जी, 5 to 6 बैच ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन दिख गया होगा बच्चों। चलिए एक बारी हैंड ऑन कर लीजिए, बस फिर शुरू करें। पेपर अभी आपके प्री बोर्ड, एक बारी 6 to 7 बैच, भैया 6 to 7 बैच साउंड चेक करो जरा, बोल के चेक करो आपका। मेरे को लग रहा है साउंड आ नहीं रहा मेरे पास। हाँ, नहीं आ रहा। 6 to 7 बैच की साउंड मेरे पास नहीं आ रही जी। मेरी तो आपके पास आ रही है ना, एक बारी चेक करा दो। उदय का माइक खुला है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ, क्या करें? एक सेकेंड, इसको हटा दे दो। हाँ, 6 to 7 बैच से बात हो रही है, बस 1-2 मिनट में शुरू कर रहा हूँ बच्चों। 6 to 7 दोबारा बोल लो एक बारी, फिर चेक कर लेते हैं। नहीं, श्रेया बोलना, हाँ बोलना एक बारी। नहीं, नहीं, मेरे पास साउंड नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे, आ, कोई नहीं, मेरे को सुनो आप। ये हो सकता है आज। अब मैं एक बारी 5 to 6 भी चेक कर लेते हैं। 5 to 6 वाले माइक खुले हैं, जरा बोलना एक बारी। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, इधर सही है आवाज है भाई। 6 to 7 की आज साउंड मेरे पास नहीं है आ पा रही। एक बार तो बॉक्स लगाना भूल गए थे आप। क्या बोला, लगाना भूल गए थे? अरे पिछली बार जब आपको आवाज नहीं आई थी, आप ऑक्स लगाना भूल गए थे। ऑक्स लगाना भूल गए थे, आपको कैसे पता? सर आपने खुद ही कहा था कि ऑक्स लगाना ही नहीं। अच्छा, 5 to 6 बैच की बात हो रही है, नहीं 6 to 7 में। ठीक है, ओके। सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर हमारे प्री बोर्ड पोस्टपोन हो गए। क्यों? सर पता नहीं। तो फिजिकल लेने हैं ना उन्होंने, अब थोड़ी तैयारी करके ही लेंगे मेरे ख्याल सर से। हमारे भी तो मार्च के फर्स्ट वीक में लेंगे। सभी के पोस्टपोन्ड हुए क्या? वो सर प्री शायद बोर्ड से पोस्ट दो कंप्लीट चार शॉर्ट टेस्ट हमारे चाहिए कल रहे। से हैं। कल से हैं? हमारे तो ठीक है, अलग अलग है वो। हाँ भाई, टाइम तो है ना अब आपके पास, तो वो थोड़ी सी तैयारी करा के, या थोड़ा सा समझ लो जो पेंडेमिक है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा अभी।
वैक्सीनेशन थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी ना, और केसेस नीचे आ ही रहे हैं। ठीक है, सर अभी तो ये आ रहा है कि वैक्सीन से एलर्जी हो गई लोगों को। ये तो खैर होगा अभी, लेकिन कितना परसेंट हुई, कितना परसेंट हुई, ये भी तो सही है। डाटा है। यही तो जिन्होंने डाटा अब तक लगाया उन है, सबको हो होगी तो रहा है। होगी। अरे लोग वैसे ही यार, एलर्जी को छोड़ 100 में से 3 लोग तो ऐसे इंजेक्शन का नाम लेगा ना, वैसे डर जाते हो नाम से एलर्जी होने है कि नहीं है, बता दे, तुम में से भी सर डर मैं भी डरता हूँ। कितने यस सर। तो बस, अब वो तो दवाई जाएगी, वैसे ही डर जाते हैं लोग। खैर चलो, ठीक है। सर दवाई जैसी नहीं है कोई? सर क्या ये कौन सा दोबारा, सैंपल पेपर है? ये 13 सर था जो शायद। सर जो पानी के साथ डाल के खा ले। अच्छा यही बड़ी मुश्किल से बनाई है यार इन्होंने। चलो यार छोड़ो, काम शुरू करेंगे क्योंकि क्लास 1 आर की है। तनिष आपने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, वही बात कर रहे हो क्या आप? यस सर। बच्चे वो बहुत अनोखा क्वेश्चन है, वो बैच में डिस्कस करने लायक नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे ख्याल से वीडियो बना के दे दूंगा उसकी। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको, 7/9 आंसर है। आंसर तो आपको भी पता होगा या नहीं पता? नहीं सर। अच्छा नहीं पता, चलो। लेकिन वो बहुत बहुत ही अनोखी, मतलब बड़ी इनफेमस प्रॉब्लम है उसमें से। तो चलो आंसर तो हम निकाल देंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन कुछ चीजों पर तो साइंटिस्ट आज भी फाइट कर रहे हैं। साइंटिस्ट क्या, सारे मैथमेटिशियन। ठीक है जी, वो कोई छोटा मूवमेंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जरूर बता दूंगा मैं, क्योंकि आपने कहीं से आया होगा तो आप उसको रिसर्च कर रहे होंगे। खैर, हाँ जी। सर अगर हमारे कोर्स का तो हमें भेज देना। नहीं, कोर्स की तो कोई बात ही नहीं है यार, उस तो कोर्स में तो बंदा ही नहीं हुआ वो कोर्स में होता तो फिर मैं क्या बैच में नहीं बताता, फिर तो मेरे को बैच में ही बताना पड़ता। सर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी है शायद। अच्छा जी, चलो शुरू करो जी अब, क्योंकि एक बैच की आवाज नहीं आ पा रही है आज। ठीक है भैया, तो 6 to 7 बैच, फिर कुछ बच्चे लेट आए होंगे, मैं उन्हें अनाउंस कर दूं, उनकी आवाज मेरे पास नहीं है, तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन समझ में सब आएगा आज। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी था। सेकंड क्वेश्चन, अब कोई भी बातें ना करके सीधे सीधे क्वेश्चन निकालने फटाफट फटाफट से। सेकंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला 20, 19 एंड 1/3, 18 एंड 2/3 और 18। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये वाकई थोड़ा सा तो टेक्निकल क्वेश्चन है, और मैं एक शब्द बोल दूं भैया, क्वेश्चन तो कर लेंगे हम। 1 मार्क में दिया हुआ है, 1 मिनट होल्ड कर देते आप, 1 मिनट होल्ड कर देते। सीरीज बोला हुआ है, कोई मुझे बताएगा? शायद मैंने, मुझे पक्का याद नहीं इस बैच में मैंने बताया कि नहीं बताया, दोनों बैचों की बात हो रही है। एक बैच के बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, फिर अनाउंस कर दूं मैं, सब क्लियर होगा। हाँ जी, सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज 5 to 6 बैच, सर जो कंटिन्यूस पे चलती है। जब कॉन्टिन्यूस में चले। बोल दो माइक बस खोल के साथ के साथ बंद करा करो, बैकग्राउंड साउंड आती है ना तो अजीब होता है कई बारी। हाँ, बोल दो। नहीं, मैंने, मेरे को नहीं लगता इस क्लास में मैंने बताया हो बच्चों। अभी आपके लिए जितना आपने समझा उस हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे ये बात बड़ी है। ठीक है, एपी के नंबर जब प्लस में आ जाए, आपने सिर्फ एपी पढ़ा है, अभी और नहीं पढ़ा कुछ, तो जब अभी इतना ही बोलना पड़ रहा है, एपी के नंबर जब प्लस में आ जाए तो सीरीज बोला जाता है। और अगर जेन्युइनली बोलूं तो जब पैटर्न के नंबर, कोई पैटर्न के नंबर, किसी भी पैटर्न के, एपी अपने आप में एक पैटर्न है, सेम डिफरेंस या सेम डिफरेंस से बढ़ेंगे या घटेंगे नंबर, और बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं दुनिया में। पैटर्न के नंबर को हम जब प्लस में लिखते हैं तो उसे सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या है, मतलब ये कोई पूछने नहीं जा रहा फिर भी। ठीक है भैया, एपी के नंबर जब प्लस में आ गए तो ये सीरीज है। बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बता दो। मैं एक नंबर में ही है भैया क्वेश्चन, लेकिन मेरे को थोड़ी सी तकलीफ है कि यार ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ 10th में थोड़ी पढ़ते थे हमें, तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताऊंगा। लेकिन एक बात देख लेना, सारे बच्चे नंबर घटते जा रहे हैं, तो कोई बताएगा मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं फिर, जल्दी फटाफट। हाँ जी, कोई भी बोल दो। 20 क्या सम पूछ रहा है वो? सर आखिर के लास्ट के टर्म के वो फॉर्मूला से निकाल सकते हो? पता नहीं, आप कुछ कहना चाहो तो और क्लियर कर दो ना, आप तो आधी आधी अधूरी बात बोल देते हो। सर हम लोग लास्ट पॉजिटिव टर्म निकाल सकते हैं, फिर वेरी गुड, सबको बहुत ऐड कर बढ़िया, सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहे देखो तो सर, सही सर, अच्छा क्वेश्चन है भैया, चाहे 1 नंबर में दिया हो, मेरे हिसाब से तो 3-4 नंबर का बेटर क्वेश्चन मान लो आप इसे। सर ये घटता जा रहा है, घटते घटते सारे बोलो भैया,
पॉजिटिव कोई लास्ट नंबर पॉजिटिव भी आएगा और मे बी जीरो आए नहीं आए कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मे बी मान लो फिर पॉजिटिव के बाद जीरो आए कि नेगेटिव आए, तो बताना मैक्सिमम सम किनका आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के या सिर्फ पॉजिटिव का? सिर्फ पॉजिटिव। यानी आपको लास्ट पॉजिटिव टर्म ढूंढनी है जी, आपको लास्ट पॉजिटिव टर्म ढूंढनी है। तो ये लास्ट पॉजिटिव टर्म कैसे ढूंढी जाएगी अब वो देखो, ठीक है भैया। तो ये ढूंढते हैं ना लास्ट पॉजिटिव का, तो क्या या तो ये ढूंढ लो जीरो कौन से नंबर पे है, मान लो एक बार ही आ गया जीरो, एक बार ही ऐसे भैया रफ करना क्वेश्चन, फिर कह रहा हूँ बहुत जगह मैथ्स में प्राइवेट सैंपल पेपर में तो होता ही है, 1 मार्क में कोई बहुत अच्छी क्वेश्चन मिल जाती है हमें, तो सोचने के हिसाब से, करने के हिसाब से नहीं पड़ेगी, सोचने के हिसाब से बेटर है। मैं इसमें एक जबरदस्ती करके मान लेता हूँ भाई एन टर्म जीरो है, ऐसे रफ सुन लेना, मान लो एन मेरा 15 आ गया, 15.5 आ गया बल्कि, तो 15.5 टर्म जीरो और 15.5 कोई रैंक होता नहीं जी, 15.5 कोई रैंक होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लास्ट पॉजिटिव कौन सी होगी बस वो बता दो, 15 बस फिर हम वो 15वीं टर्म term। लास्ट निकाल लेंगे, पहली भी है 15वीं भी है और काउंट भी 15 है, तो सम तो आ जाएगा। लेकिन सोचने के लिए बेटर हो रहा है क्वेश्चन, कुछ 2-3 बच्चों ने थोड़े हिंट दिए हैं मेरे को, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो कर लेते, लेकिन बाकी शायद ना कर पाते। अब सुनते रहना। अच्छा, और बच्चा कोई मेरे को कह सकता है सर यूं ना कर लेते कि मान लेते हैं एन टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है जीरो से छोटी है, जैसे हमने एनसीईआरटी का ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन थोड़ा सोचा भी था, उससे ज्यादा सोचना है वैसे इसमें, और फिर वो निकालने की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, मान लो पहली नेगेटिव टर्म 16वीं आ गई, तो 16वीं तो चाहिए नहीं, तो 15 टर्म मतलब पहली 15 पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव तो चाहिए नहीं ना, पहली 15 पॉजिटिव होंगी, फिर 15 टर्म का सम निकाल देंगे, ऐसे भी कह सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इन इक्वेशन सबको पता है कुछ बेटर हो जाता है, इससे अच्छा हम ये ढूंढते हैं भाई इसमें जीरो कब आएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को, वर्किंग में कोई कंफ्यूजन है? उधर अभी मैं 5 to 6 के बैच के जो बच्चों के क्वेश्चन आएंगे वो 6 to 7 को शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग बताऊंगा, ताकि आप आज बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज एक्चुअली मेरे पास नहीं आ पा रही है, तो बात क्लियर हो जाए आपको भी। तो मैंने माना एन टर्म जीरो है, अब शुरू हो जाओ फटाफट से, आइडिया लो लेकिन करो खुद, ठीक है। ए का मतलब है 20 प्लस n माइनस 1, डी चेक कर लो भैया 19, एंड 1/3 में 20 माइनस करेंगे हम, तो ये 19 3 सा 57 प्लस 1 58/3 में 20 माइनस करेंगे तो 58 माइनस 60 एलसीएम ले लोगे आप, ये -2/3 आ जाएगा। सर हाँ जी, सर इनके बीच में एपी में कॉमा लगाएंगे प्लस ही लगाएंगे? सीरीज में बच्चे जब पैटर्न के नंबर होते हैं ना तो प्लस लगाया जाता है, अगर उसे सीरीज बोल दिया जाए तो। किसी बच्चे ने पूछा इनके बीच में कॉमा लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, तो मैंने शायद पहले एक आधा कॉमा दिखा तो नहीं ना आपको, प्लस ही लिखा था उसने, मैंने भी प्लस ही लगा दिया, ठीक है। आप कॉमा लगा दो, क्वेश्चन गलत कोई नहीं हो रहा, लेकिन किताब इसे सीरीज कह रही थी तो पैटर्न के नंबर को उसे प्लस में लिखना पड़ेगा, किताब को ठीक लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस -2/3 आ गया। एक कर लो आप, तो कर लो, मैं बस एक छोटी सी चीज, हाँ ठीक है। तो -2/3 इज इक्वल है 0, और शिफ्ट कर दिया बच्चों n-1 इंटू -2/3 इज इक्वल है +20, उधर जाके -20, n-1 इज इक्वल, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो ना, माइनस माइनस कैंसिल, 2 10 20, क्रॉस करके 10 3 30, ठीक है। एक बारी बता देना, कईयों ने निकाल लिया होगा, n क्या आ गया आपके पास? 31। मेरा देख के मत बोलना भाई, मेरा गलत भी आ सकता है ना, मेरे को कई सारे सिस्टम हैंडल करने हैं, थोड़ी सी फोकस कम रहती है, थोड़ी सी। n31 आ गया, ठीक है जी। तो 31 टर्म, n31 आया बच्चों, 31 टर्म 0 है, 31 टर्म 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको तो मैक्सिमम सम बताना है, पॉजिटिव का ही आएगा, तो 31 टर्म 0 है, तो बताना उससे पिछली वाली लास्ट पॉजिटिव कौन से नंबर पे होगी? 30, या तो आप पहले 30 का सम निकाल लो, वो मैक्सिमम सम है, सुनते रहना, या बच्चा बोले सर 31 का निकालूं, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि 31 टर्म तो खुद 0 है, तो उसका ऐड होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैक्सिमम सम पूछा है, या तो फर्स्ट 30 का या फर्स्ट 31 का, कुछ भी निकाल दो। तो अब कहने सोचने वाली बात, ये क्वेश्चन पहले किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सोचने वाली बात ये 1 मार्क का नहीं हो सकता, काफी बेटर क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हमें तो क्वेश्चन मिलने चाहिए अच्छे अच्छे, ठीक है। अब मैं सम निकाल देता हूँ, उसने सम पूछा है, सम 30 टर्म का सम, ठीक है भैया। लास्ट सम नहीं है तो बड़े वाला फॉर्मूला ले लेना आप, वैसे तो चलो लास्ट भी पकड़ो भैया। 1 मिनट, कोई बताएगा मैक्सिमम सम फर्स्ट 30 टर्म का है या फर्स्ट 31 टर्म का? फर्स्ट 30। नहीं, दोनों 31 का नहीं है क्या? अरे 31 टर्म तुम्हें पता है 0 है,
31 टर्म तुमने बोला था कौन सी टर्म जीरो होगी, एन टर्म जीरो होगी, और वो 31 आया था। 31वीं टर्म जीरो है, आखिरी पॉजिटिव 30वीं है, उससे अगली 31वीं जीरो है। तो आपको लास्ट टर्म यही वाली ले लो ना, छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपको, ये डिवाइड की कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक बारी मेरी हेल्प करना, मैं 31 टर्म का सम निकाल लूं। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 31 है, फर्स्ट टर्म बोलो क्या है 20, और लास्ट टर्म जो कि 31st टर्म है बोलो क्या है 0। निकाली हमने। ठीक है भैया, तो ये हमारा काम हो गया। तो ये आ गया 31/2। ये थोड़ा सा टेक्निकल हुआ, एक बारी मेरे साथ बोलना तो क्या है, बस सब समझ लो, क्योंकि एक बैच की तरफ से तो आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, 31 टर्म का सम निकालूं, जबकि 31st टर्म ये ध्यान दीजिएगा जीरो है। ठीक है, उससे पिछली कोई लास्ट पॉजिटिव है, तो 31st का टर्म सम का सम निकालूं तब भी सारे पॉजिटिव का सम आएगा, 30 का सम निकालूं तब भी सारे पॉजिटिव का सम आएगा। अगर 30 का निकालता वो मैक्सिमम सम ही था, लेकिन उसमें लास्ट टर्म नहीं थी, मेरे को बड़ा फॉर्मूला लेना पड़ता। 31st मेरे को जीरो पता है, तो मैंने बस 31st सम का सम मैक्सिमम सम निकाल दिया। कंफ्यूजन है तो बोलना। मेरे ख्याल से इन सैंपल पेपर में पहला अच्छा क्वेश्चन, एक लास्ट जब क्लास खत्म हुई थी ना 148 वाला, x 148 ऐसा कुछ था शायद, वो भी बहुत अच्छा था। और दूसरा ये, दूसरा अच्छा क्वेश्चन ये आया है। अच्छा, आप लोग जब सीबीएसई का सैंपल पेपर देख रहे हैं, सब देखते रहना, हर बच्चा अलग है, और कभी ना कभी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पास, इस वक्त इतना टाइम है अगर आप कोशिश कर रहे हो। तो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट जब आप देखोगे ना, तो एपी का एक ही क्वेश्चन है और नंबर बहुत कम उसमें। तो आपको लगेगा इसकी तो मार्किंग ही कुछ नहीं, पेपर में आना ही कम नंबरों का है चैप्टर। हमने बहुत मेहनत कर ली, एनसीईआरटी कर ली, जेबी कर ली, ठीक है जी, फिर उसके बाद सैंपल पेपर भी कर रहे हैं। तो भैया अलजेब्रा सेकंड चैप्टर से 5th चैप्टर तक पूरा अलजेब्रा में काउंट होता है, ये 20 नंबर में है अलजेब्रा, और उसमें किसी भी चैप्टर के कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिफाइंड आपका ब्लूप्रिंट नहीं करता है। ठीक है, वैसे शेयर कर रहा था डाटा आपके साथ, अब ध्यान देना। तो उसमें मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जैसा ब्लूप्रिंट में, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट बोल दो भाई। 16 15 15 ओके, तो निकालो फटाफट निकालो। 15 बहुत कुछ तो आप कर सकते हो, आप तो नया जो कर सकते हो करो, और नया क्वेश्चन जब आ जाता है आप नहीं सोच पा रहे तो सुनो, खुद सोच लो तो बहुत ही बढ़िया। 8 टर्म एपी की 17 है। अभी स्कूलों के, अभी मैं पहले सभी चैप्टर के बेसिक बेसिक करा दूं आपको तैयारी, फिर स्कूलों के सारे पेपर उठाऊंगा हर चैप्टर से, तब एक्चुअल क्वेश्चन बैंक बढ़ेगा आपका, जितना मैक्सिमम हो सकता है सब आ जाएगा। 8 टर्म 17 है, ठीक है, 14 टर्म 29 है। हर बच्चा मेरे से पहले कर सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, एक ही नंबर में है भाई। कोई बताएगा मतलब इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे या कोई बेटर तरीका है? वैसे तो पंगे ना लेना आप, वैसे तो पंगे ना लेना, इक्वेशन बना के ही सॉल्व कर लो। लेकिन कोई कोई बच्चा सर 14 टर्म में से सीधा 8 टर्म माइनस करते हैं ना, बीच में जितने डी हैं उतने डी इक्वल नंबर और डी आ जाएगा, लेकिन वो बीच में कितने डी हैं उसकी काउंटिंग में कई बार घोटाला हो जाता है भैया। तो इससे अच्छा इक्वेशन बना के कर लो, अच्छे से अच्छा बच्चा गलती कर देता है, मैं उस तरफ जाऊंगा भी नहीं। ठीक है भैया, तो बस इक्वेशन बना रहा हूँ। 8 टर्म a प्लस 7d, वो भी आराम से हो रहा है, लंबा तो कुछ है ही नहीं। a प्लस 13d 29, ठीक है भैया, माइनस 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 ये कट गया, ये आ गया -6d इज इक्वल है -12, और d कितना आ गया 2। ठीक है, d2। नेक्स्ट और पार्ट, ये जैसा और पार्ट आप देखते हैं ऐसा बहुत आता है भैया, सिंपल है। देखो अभी तक एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका ये चीज फाइनल ना हो, आसान और बहुत ज्यादा आने वाली। और पार्ट 15 का पेपर नंबर 13 चल रहा है, सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खुद करते रहो, आगे बढ़ते जाओ। 2/3 कोमा के और 5/8 के, ये 3 टर्म ऐसे दी हुई है भैया, बोल रहा है एपी में है, के बता दो। हर बच्चा जानता है के आता है के वाली इक्वेशन से, और इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे तो सबको पता है। अगर ये नंबर एपी में है तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इक्वल होगा, तो a3 माइनस a2 यानी k माइनस 2/3, और a3 माइनस a2 यानी 5/8 के माइनस k। ठीक है भैया, ठीक, ओके। तो ये के वाली इक्वेशन आ गई, सिंपल कोई भी कर लेगा, एलसीएम और शिफ्टिंग है, के आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो भाई, 5 to 6 बैच बोल सकता है, किसी को कंफ्यूजन है? 3 नंबर एपी में के निकालना है, डिफरेंसेस तो इक्वल होंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, के वाली इक्वेशन क्या आएगा? किसी को कंफ्यूजन है वो बोल दो, नहीं तो करते रहना। ये आ गया k माइनस 2/3, राइट साइड मैंने एलसीएम ले लिया था, लेफ्ट नहीं लेना चाह रहा, वैसे तो चलो लेफ्ट भी ले दो, इतनी देर में तो काम ही हो जाएगा।
3k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, और अब ये आ गया 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल है माइनस 3k डिवाइडेड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास आ गया 24k माइनस 16 इज इक्वल है माइनस 9k, यानी 33k। आंसर बोलो बच्चे जल्दी से, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 16/33। अच्छा यही आया है, तो क्या आ गया 16/33। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 17। वाह वाह, क्वेश्चन नंबर 17 एपी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, ला रहे हैं स्लाइड, ला रहे हैं बिल्कुल। थोड़ा सा दिख गया, इतनी देर में पढ़ो बाकी बच्चे, मैं दूसरे बैच की स्लाइड ला देता हूं उनके सामने। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा पढ़ के वैसे समझा देता हूं आपको, लेंथ है ना तो स्क्रॉल करता रहूंगा, दोनों बैचों में टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। India literacy rate has increased 6 times since the end of the British rule in 1947 from 12% to 74%। 6 टाइम बढ़ गई वो, 12% से 74% हो गई। ठीक है भैया, तो वो नॉर्मल ठीक है बात कह रहा है वो, ठीक है। Yet India has the world largest population of illiterate people according to a report। एक सेकंड भैया, ये कहाँ भाग गया मेरा माउस? हाँ, एक बैच में स्क्रॉल कर पाऊंगा भैया, दोनों में नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो बोलता है कि कोई वेल डिग किया गया है, वेल डिग किया गया है तो 10 मीटर तक डेप्थ का डिग किया गया है, 150 रुपीज फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है, 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। अभी अभी फाइनल बात कर रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं अपने आप ही बोल रहे हो सर, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एज लेबर वाज अनइंडक्टेड द क्लेम रुपीज 540 फॉर द होल वर्क, uneducated sorry, as labor was uneducated he claimed rupees 550 for the whole work। what type of series is formed from the given statement। अच्छा, अब सारे काम की बात सुनो, ये पैराग्राफ वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ध्यान देना। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको डाटा तो दिया है लेकिन क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं है, तो आपको ना सीधा यहाँ बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ने से पहले, मतलब पढ़ा थोड़ा सा लेकिन उसे 4 बार ही पढ़ने की वजह ना, रिक्वायरमेंट देखो, जरूरत क्या है, जरूरत के हिसाब से चीजें उठाओ। मैथ्स में कह रहा हूं मैं आपको, तो देखो पहला उसने ना वो कहा था कि भाई कोई वेल डग कर रहे हैं और फर्स्ट मीटर की डिगिंग कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज है। फर्स्ट मीटर की डिगिंग कॉस्ट 150 और ईच मीटर की 50-50 बढ़ती है। पहले मीटर 150 रुपए खर्चा आया डिगिंग कॉस्ट, दूसरे मीटर का 50 रुपए बढ़ गया, कितना हो गया? बोलना शुरू करो। 200। 200। हर मीटर की 50-50 बढ़ जाएगी भाई, 250 बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, अब बोल रहा है एपी है कि नहीं है, बताओ एपी है या नहीं है? यस ठीक है सर। भैया, तो बड़ी मतलब इधर उधर की काफी कहानियां बोली, अब नॉर्मल सी बात है, एपी है कि नहीं है। फिर बोलता है व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट, व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर। लेबर को एक्चुअली कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन कई सारी हैं, एक बारी फिर ऊपर देख लेते हैं कि कितना। वो बोलता है कि भाई फर्स्ट मीटर के लिए जो था 150 था, उसके बाद 50-50 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और चूंकि अनएडुकेटेड थी तो उन्होंने, मतलब जो अनएडुकेटेड थी उन्होंने तो सही हिसाब किताब तो लगाया नहीं होगा ना, उन्होंने तो 550 रुपए मांग लिए, सही गलत का पता नहीं है। ठीक है, फिर बता दूं, पर एक पैराग्राफ में लिखा है भैया, ये सारा डिगिंग कॉस्ट का ना अनएडुकेटेड वर्कर ने 550 मांगे, एक्चुअली कितने मांगने चाहिए थे। तो उसके लिए मुझे देखना कितने मीटर की डेप्थ थी। तो जब मैं पढ़ रहा हूँ वहां पर, हर बच्चे के पास स्लाइड नहीं आ पा रही, ध्यान से सुनना। 10 मीटर डेप्थ, डेप्थ को हाइट लिख दूं, जो वेल डग किया गया है, सिंपल, आपको कोई डायग्राम नहीं बताना, समझाने के लिए कि क्वेश्चन सब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, मैं लिख रहा हूँ। 10 मीटर डेप्थ का वेल डग किया गया है और वर्कर ने, उन्होंने कितने रुपए मांगे इसके? 550। बोलते हैं सही मांगे गलत मांगे, जो सही है वो आप बता दो। मुझे बताओ, पहले मीटर का 150 रुपीज चार्ज है, पहले मीटर का डिगिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटर का 200 है। तो ऐसे ऐसे कितनी टर्म एपी दिख रही है आपको ऑलरेडी,
कितने टर्म का सम निकालूं कि 10 मीटर डेप्थ वाली वेल का डिगिंग कॉस्ट आ जाए? जल्दी बोलो, छोटी बात है आपके लिए। 10th टर्म। सर 10 10 मीटर खोदा, हर मीटर के 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब पहली 10 टर्म का सम निकाल दो सर। ठीक है भैया, तो पहली 10 टर्म का सम निकाल देते हैं। ठीक है भैया, शुरू हो जाओ। पहली 10 टर्म का सम आपको निकालना है। मैं इतने थोड़ा सा क्वेश्चन पे नंबर पर ध्यान दे देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, होल्ड करना सारे बच्चे। थोड़ा सा मैंने जब थ्योरी पढ़ी है तो उसमें कुछ और लिखा पड़ा है, सब 1 मिनट सुनेंगे थोड़ा सा। पहले मीटर मेरे साथ बोल देना, 6 to 7 बैच तो नहीं बोल पा रहा, 5 to 6 बैच बोलना। पहले मीटर की डिगिंग कॉस्ट क्या थी बच्चों? 150 अब यहाँ देखो लैंग्वेज आपको थोड़ा दिख रही होगी, एक बैच को दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, या चलो दूसरे वालों को भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ लैंग्वेज दिख रही होगी, ₹50 जहाँ आ रहा है। फर्स्ट मीटर की तो 150 है, उसके बाद क्या है 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब ध्यान से सुनना, हर नेक्स्ट मीटर की 50 है। हर नेक्स्ट मीटर की 50 बढ़ जाती है या हर नेक्स्ट मीटर की 50 है? बढ़ जाती है सर। 50 है। हर नेक्स्ट मीटर पे 50-50 रुपए लगेंगे। पहले मीटर के तो 150 रुपए है, हर नेक्स्ट मीटर पे 50-50 रुपए लगेंगे। अभी सुनना जरा, अब गेम थोड़ी सी बदल गई, थोड़ी सी। 10 मीटर की हमें वेल डक करनी है, पहले मीटर के 150 रुपए लगे। अच्छा, जब दूसरा मीटर उन्होंने डिग किया तो 150 तो देने ही है भाई, 2 मीटर खोद दिया ना, तो 150 और प्लस दूसरे मीटर के 50 और बढ़ गए, तो दूसरा मीटर डिग करने के कितने? बहुत ध्यान से बोलना। 200 अरे भाई 200 ये लेना यार, इतना क्या सोच रहा है? पहले मीटर के 150 रुपए लगने, आगे हर मीटर के ना 50-50 रुपए लगने, इतनी सी बात है। वो कह रहा है हर मीटर के 50-50 रुपए लगने हैं। तो बोलो 1 मीटर खोदा तो 150 रुपए दोगे उसे, 2 मीटर खोदा तो 150 प्लस 50 कितने कितने दोगे? 200। 3 मीटर डक किया तो कितने दोगे? 50-50 बढ़ता जा रहा है। अभी काम की बात आ जाएगी, 4 मीटर तो 50 फिर बढ़ गया। अब 1 मिनट यही हेल्प करना मेरी, सब बच्चे सोच के बताएंगे। 2 मीटर डिगिंग की मान लो, तो मैं उन्हें सेकंड टर्म दूं या 2 टर्म का सम दूं? सोच के बोलना, गड़बड़ मत करना। सर 2 टर्म का सम। सर सेकंड टर्म दोगे सर, क्योंकि गई भैंस पानी सम में, है। जो बोला 2 टर्म का सम। ठीक है जी भैया, पहले मीटर का ये देख, पहले मीटर के 150 रुपए लगने हैं, उसके बाद दूसरे मीटर 50 बढ़ने हैं। तो जब 2 मीटर खोदेगा तो ये 150 और ये 50, 200, ये तो सेकंड टर्म है, सिर्फ सेकंड टर्म ही तो देगा। ये थोड़ी है पहले मीटर के 150 भी दे दिया, अगले मीटर के 50 बढ़े वो भी दे दी, उसके अलावा भी कुछ दोबारा भी देता रहेगा। ये थी मेन बात इसमें। ठीक है भैया, फिर 1 मिनट दोबारा, कोई बच्चा कंफ्यूजन में हो, बाकी कर सकते हो भाई। 10 मीटर की कॉस्ट निकालनी थी। एक बारी जिनको समझ में आया, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम रह गई, बोल रहा हूँ मैं, जिनको समझ में आया कौन सी टर्म निकालोगे 10 मीटर डेप्थ? A10 A10 निकालोगे? ठीक है, निकाल देना फटाफट से भाई। जिनको तकलीफ है वो मेरे साथ बोलो जरा। 5 to 6 बैच से बोल रहा हूँ, और 6 to 7 अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनको सुन के बोल ही रहा हूँ। पहले मीटर की डिगिंग कॉस्ट कितनी थी? 150। और उसके बाद हर नेक्स्ट मीटर की क्या 50 बढ़कर है, या हर नेक्स्ट मीटर पे बस 50 रुपए देने हैं? सर 50 बढ़कर 50 बढ़कर नहीं है, 50 बढ़कर नहीं है, यही तुम्हारी कंफ्यूजन है। लैंग्वेज, ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर अगले मीटर के पहले से 50 ज्यादा नहीं देने, बस 50-50 देने हैं। हर सब्सिक्वेंट मीटर के 50-50 देने हैं। पहले ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है जी, अब आ जाओ पहले मीटर के 150 रुपए। अब जिसने 2 मीटर डिगिंग करी होती मान लो तो 200 रुपए, 3 मीटर डिगिंग की होती तो 250 रुपीज, ऐसे होता। बोलता है 10 मीटर की डिगिंग हुई है, तो भाई 3 मीटर डिगिंग होती तो तीसरी टर्म देता ना मैं। तो 10 मीटर की डिगिंग हुई है तो 10th टर्म दूंगा ना, और 10 टर्म का फॉर्मूला क्या है? A+9D। A 150 प्लस 9 इंटू डी की जगह 50, 150 प्लस 450। ठीक है भैया, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल लेबर चार्ज हमें कितना देना होगा उनको? 600 रुपए। रुपया। ठीक है, तो उसने बोला वो तो अनएडुकेटेड लेबर था, 550 मांग लिया था उसने, भाई वो तो गलत था, बना तो 600। अब देखो सेकंड पार्ट पढ़ लो, व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड लेबर? कितना? 600। यानी पार्ट कौन सा आ गया? सेकंड। नेक्स्ट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट इसलिए, क्योंकि ना कई चीजें टीचर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, वो बिना पढ़े बोलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर के होते हैं, वो याद कर लेते हैं वो। तो एनसीईआरटी में था ऐसा कुछ, लेकिन एनसीईआरटी में अलग तरीके से था। तो व्हाट प्रॉब्लम, मैंने एनसीईआरटी की तो कराई नहीं ना, अभी हाँ आ रही है तो हम छोड़ नहीं रहे। तो मेरे को लगा ये वो वाला था, लेकिन ये वो वाला नहीं था, तो मैंने शब्दों पे ध्यान सर ये देके तो वो आपको टैक्सी फेयर वाले की तरह है ना? हाँ बिल्कुल, श्रीकांत बोला 150 होगा, फिक्स चार्ज है और बाकी श्रीकांत इसमें बोला होगा, कितना? है नाम बता दे। आपने श्रीकांत। टर्म क्यों नहीं हाँ तेरी तो
तरीके से ही पता लग रहा है। आगे आ जाओ जी, पहले क्वेश्चन होने तो भाई, फिर बोल लेना क्या कहोगे आप। हाउ मच मनी डिड राम विल सेव इफ ही एग्री विद ₹550। ठीक है, वो बोलता है अगर अगर राम को कितना रुपया बच जाएगा अगर वो 550 रुपए दे रहा है तो। ठीक है, कितने मिलने चाहिए 10 मीटर खोदने के? 600 650 550 रुपए पे एग्री कर गया तो कितना बच जाएगा? 50 50 रुपया बच जाएगा। ठीक है, 1 मिनट दूसरे बैच को भी पढ़ा दें। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा शब्द यार बेटर कर लो आप, ऐसा लिख लो, मतलब लैंग्वेज कई जगह ना आधी अधूरी सी है। मैं दूसरे बैच के लिए पढ़ ही रहा हूँ, बस स्लाइड नहीं ला रहा। भाई किसी वर्कर की सेविंग बताई है, सेविंग पूछ रहा है वो, अगर वो कह रहा है उसमें से मान लो जो उसकी लेबर बनी उसमें से 550 खर्च कर दे, ऐसा मान लो 600 में से 550 खर्च कर दे तो उसकी सेविंग कितनी आएगी? 50 रुपीज। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट सी पार्ट का ऑप्शन आ गया आपका 50 रुपीज। डी। सर राम लेबर है या वो खुदवार है? ठीक है, वो पढ़ लेना यार, खुदवार है तो चल फिर 50 रुपए वो बात बन जाएगी। इन एन एपी सीक्वेंसेस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के देन द न्यू सीक्वेंस। बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, आंसर हो गया ना 50, सीधा क्लियर हो गया ना मेरे भाई? अभय बोला था ना? यस बोल सर। बोल। तो भैया क्या करना है हमने, मैंने यही तो कहा, पैराग्राफ को इतना ज्यादा वो मत दो, उसमें टाइम मत लगाओ, सीधा दिख रहा है नंबर ये है, कॉन्टेक्स्ट यही है, करो खत्म उसे। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे थे वैसे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। इन एन एपी सीक्वेंस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के देन द न्यू सीक्वेंस विल बी। बोलता है कोई एपी है, 1 मिनट सभी ध्यान देना, एपी है 2 4 6 8। बोलता है इसे एक फिक्स कांस्टेंट से सभी नंबरों को एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया सीक्वेंस आएगा एपी आएगी कि नहीं आएगी? वैसे तो आती है लेकिन तुमने आज तक तो पढ़ा नहीं है, ये बात अचानक से आ गई। तो आप पेपर में ऐसा कुछ आएगा तो बना के ही देखोगे ना, भाई मेरे टीचर ने नहीं बताया, मैंने कहीं रटा नहीं है, तो करके देख ले भाई। यही एक एपी, इसे एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो किसी से भी, मान लो मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो 2 3 बोलना शुरू करो। 4 3 12, 6 3 18, 8 3 24। बोलो ये पुराना तो एपी था, ये नया एपी है कि नहीं है? डिफरेंस चेक करना कितना कितना चाहिए। है सर 6 का। सर डिफरेंस 6 का है, यानी ये एपी है। ठीक है भैया, तो देन द न्यू सीक्वेंस विल बी एपी। फर्स्ट पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, पेपर में भैया जो केस स्टडी आती है उसमें कितने पार्ट करने होते हैं? 4 करने सर होते हैं। 4 out of 5। ठीक है, 5 में से 4 करने होते हैं। हमेशा ध्यान देना कि अभी तो हम 5 करते हैं, कभी वहां टाइम खराब कराए हो आप। अभी सुनो, इफ एपी सीक्वेंस हैज एन टर्म देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय। ठीक है, होल्ड कर दो सारे बच्चे, सारे बच्चे होल्ड कर दो। पहली टर्म A1 है, दूसरी A2 है। वो कह रहा है इफ एपी सीक्वेंस हैज एन टर्म। ठीक है, काउंट में एन टर्म है। अच्छा, लास्ट टर्म को एन टर्म हम कहते थे, एक और सिंबल से लिखते थे, दैट इज, अरे भाई सिंबल, वर्ड नहीं कह रहा मैं सर। लास्ट टर्म को हम एल से भी लिखते थे, एन टर्म है तो एन तो बोलते ही थे। पूछ क्या रहा है वो, देखो ना, बोलते हैं लास्ट से थर्ड टर्म बतानी है। 1 मिनट भैया, छोड़ो इस किताब ने क्या दिया है। आप बोलने पर आते तो आप यूं बोल देते सर लास्ट से एन टर्म निकालनी हो तो उसका तो फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, L + n - 1 इंटू -d। ठीक है भैया, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो भैया लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है तो बोलो n की जगह क्या पुट करोगे? 3। L + 3 - 1 क्या आएगा? 2। ठीक है, और 2 की -g से मल्टीप्लाई क्या आएगा? -2d। यानी कौन सा पार्ट हुआ? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। कोई बच्चा कहता है सर फॉर्मूला भूल गया था मैं। 5 to 6 में बोलेगा कोई तो 6 to 7 में मैं अपने आप समझूंगा जरूर कोई भूल गया होगा। हाँ जी, कोई भी कह दो। नहीं तो भी 1 मिनट रुकना भाई। जब लास्ट से तीसरी पूछ रहा है क्यों मेरे को फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जब लास्ट टर्म को एल कहते हो एक बार ही बोलना सारे, जैसे आगे आगे जाओगे तो कितने डी बढ़ोगे? 1d बढ़ते हो, तो पीछे जाओगे तो 1d जल्दी बोलो। घटेगा, तो तीसरी तो निकालनी थी सर। ये हो गई L - d और एक और पीछे गए L - 2d, ये तो आ गई लास्ट से थर्ड। तो इसमें कोई फॉर्मूले की कहाँ जरूरत थी, तो सीधा था। लेकिन फॉर्मूला भी आसान ही था, लेकिन बातें सब पता होनी चाहिए, दिमाग हर तरह से चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट, अगला बोलना भाई, सर अगला बोलो। नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी में मैं फिर बहुत कंफर्म हूँ कि अगर आप थोड़ा पढ़ के सीधा जो रिक्वायर्ड पार्ट है उन्हें पढ़ोगे और फिगर देखोगे, ज्यादा क्वेश्चन फिगर बेस्ड भी आएंगे,
तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल लोगे। ठीक है भैया, चलिए हो जाओ शुरू। एक छोटा सा क्वेश्चन है, दूसरे बैच पे आ गए। फाइव टू सिक्स में जिसका निकला था आंसर बोल दो। अरे इतनी देर में तो निकल गया होगा, कर क्या रहे हो? मेरे को ही तो स्क्रॉल में टाइम जा रहा है। अब मत बोलना, अब तो मैं भी आ गया। हाँ जी, विच टर्म ऑफ द एपी इज -40? तो हमने अज्यूम कर लिया एन टर्म -40 है। 2 -1 -4 -7, कौन सा टर्म एपी का -40 है? एन टर्म -40 है। ठीक है, तो ए की जगह 2 प्लस n -1 डी, ध्यान दो बच्चों, पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म, यानी -1 -2 आ गया -3, डी की जगह -3 इज इक्वल है -40। सिंप्लीफाई कर दो तो n -1 इंटू -3, ये आ गया आपका -42। ठीक है, n -1 लेफ्ट राइट कट कर लो, माइनस से माइनस गया, 3 14 42, n -1 इक्वल 14, n इज इक्वल 15। ठीक है भैया, और मैं छोड़ दूं, बोल तो दो सर नंबर ऑफ No, sir, सर 15th term. 15th सर एन कौन सी नंबर ऑफ term? टर्म होता है, विच टर्म मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। 15 टर्म, अब हम हो गए बड़े तो बढ़ो आगे। बोलो भैया, अगला बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नीचे है। आ जाओ, करो शुरू, फटाफट करो, तेज से करो, खींच के। हटा दूं ना, किसी का रहा तो नहीं होगा, पहले कर लिया होगा आपने। ठीक है, अच्छा एक बारी देखो, फिर किताब की कमी मान लो यार। ये किताब, ये बहुत जरूरी और कंपलसरी सा वर्ड है जो हमें आगे सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, 12th क्लास में 9 चैप्टर, 11th में सॉरी 9 चैप्टर शुरू होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस का मतलब और सीरीज का मतलब तो समझना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो कोई चैप्टर बनेगा ना। अब की बारी इसने शब्द गलत बोल दिया, एपी बोल देता। एपी की 12वीं टर्म पूछ ले, आप सब मतलब आंसर निकाल दोगे, उसको छोड़ो, लेकिन फिर भी कोई कमी है, मैं कह रहा हूँ इसमें कई जगह शब्दों में कमी है। सीरीज मतलब बोलता है यार एपी है, लेकिन प्लस में लिखता, बोलता है एपी सीरीज का सब निकाल, या 12वीं टर्म निकाल, या जो भी निकाल देते। सीरीज प्लस वाले पैटर्न के नंबर प्लस में लिखे हो उसे सीरीज कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर तो हम निकाल ही देंगे। ठीक है, एपी है, बोलता है 12वीं टर्म निकाल दो। ठीक, तो 12वीं टर्म ए प्लस 11d, 1 सेकेंड, 9 4 13 4 17 4 21। चलो क्वेश्चन तो वैसे ठीक होना चाहिए, मैं फिर भी क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ए का मतलब 9 है, डी का मतलब 4 है, तो 9 + 44 53। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। पर गया भैया नीचे नीचे लेफ्ट में, लेफ्ट लेन में नीचे। ठीक ठीक, ये गया। सर निकल गया। पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी पकड़ दो। रेशो वाला है तो बढ़िया कुछ आया। हाँ आ गया रेशो वाला। 1 मिनट भैया, यहाँ ना एक चीज, कुछ चीजें ना हर सैंपल पेपर पूरी नहीं करता, तो मैं अब सर आप 25th देख रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 1 मिनट, मैं तो दूसरे बैच का स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी, कुछ भी ना देख रहा मैं। करो करो, बाकी बच्चे करो, दिख गया ना आपको 24? वैसे तूने सही सोचा था भाई। सही सर पकड़ा था। रेशियो बोले थे, 25th क्वेश्चन था वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं पता है, अब रेशियो वाले पता है कौन से कराने बैठा था, कहाँ से कहाँ गाड़ी चला रहा था मैं। एक्चुअली आज है क्या, दूसरे बैच का ना, एक तो साउंड नहीं है, दूसरा उसका माउस भी बढ़िया काम नहीं कर रहा उस सिस्टम का, तो इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। कितने झंझट हो गए भैया, एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप, इतनी सारी चीजें सब हैंडल करो। देखो देखो, 3 15 27 39, ठीक है, सबको आता है, ज्यादा बच्चों को। वो बोल रहा है इस एपी में कौन सी टर्म 21 टर्म से
120 ज्यादा है। कौन सी टर्म सर? बढ़ते बढ़ते कहीं 21 टर्म आ गई, फिर आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कौन सी टर्म माना है नेट टर्म। ये नेट टर्म बोल रहा है 21 टर्म से, बोल रहा है कौन सी टर्म 21 टर्म से 120 ज्यादा होगी। मान ली ये वाली 120 ज्यादा है। कौन सी 21 टर्म से 120 ज्यादा है? एनेट टर्म 21 टर्म से 120 ज्यादा है, ऐसा मैंने माना। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख दोगे, लेट ए एन विल बी 120 मोर देन A21। और भैया एक बारी बस यही सोच लो कि अगर एन टर्म 21 टर्म से 120 ज्यादा बोली है, ये ज्यादा, आपको इक्वेशन बनानी है ताकि इक्वेशन हो तो आप एन निकाल पाओ। ये ज्यादा है 120, तो दूसरी तरफ भी 120 ऐड कर दो। कहीं भी क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में कमी मत आने देना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ठीक है भैया, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल है a प्लस 20d प्लस 120। a से लेफ्ट राइट कट हो गया, d की वैल्यू ऊपर देख लो, 15 माइनस 3 12 आ गई। वो d की वैल्यू यहाँ डाल दो। और अब आप इतना कर चुके हो और ज्यादा बच्चों को लग रहा हो बात तो आसान है और है भी, तो बस कैलकुलेशन के शॉर्टकट भी देख लिया करो ना। ठीक है, माइक बंद करो भाई, माइक बंद करो जिसका खुला। जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई करके ऐड करना बेटर है या कॉमन लेना? कॉमन 12 कॉमन। सर कॉमन लो ना, 12 कॉमन, यहाँ बच गया 20, 12 कॉमन, 12 10 120। ठीक है भैया, और अब n निकाल देते हैं बच्चों। तो n माइनस 1 इंटू 12 तो लेफ्ट राइट कट ही कर दो आप। तो n माइनस 1 इज इक्वल आ गया 30 और n आ गया 31। ठीक है भैया, और उसने पूछा क्या था, एक बारी थ्योरी पर ध्यान दे लो, विच टर्म था, मतलब नंबर ऑफ टर्म थोड़ी पूछे हैं। तो यानी आप लास्ट में क्या लिखोगे, 31st टर्म। कौन सा टर्म? 21 टर्म से 120 मोर है, 31st टर्म। कंफ्यूजन है तो बोलना। Sir, next sample paper question number 3. नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 15 तक तो पहुंचे, शुरू करो। तो ये हाँ लास्ट जी, सैंपल पेपर है। 15वां, हाँ फिलहाल तो लास्ट ही है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 350 विच एंड विद 1। ठीक है, 50 से 350 के बीच में वो सारे नंबर भैया जो 1 पर एंड होते हैं उनका सम बताना है। बड़ी नॉर्मल सी बात होगी। बताओ 50 से नेक्स्ट 1 पर एंड होने वाला। 51 नेक्स्ट 51 नेक्स्ट 61 सर 1 पर एंड 61 तो हर 10 आगे ही आएगा ना फिर। अरे भाई कोई मतलब इसको भी कैसे सोचेगा, 50 से 60 के बीच में तो, अरे 50 से 60 के बीच में तो सिर्फ 51 ही होगा ना जो 1 पे एंड होगा। फिर नेक्स्ट 61, आपको 350 तक जाना है, फिर नेक्स्ट 71, लास्ट बता दो 341. 341। ठीक है, सम बताना है। एपी है, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 10-10 का। 10 का। ठीक है भैया, तो काउंट ऑफ नंबर करो और निकाल दो। तो एन टर्म से एन टर्म 341 है, एन निकाल दोगे, सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम। सब मेरे से पहले करना, जरा खींच के सीधा फॉर्मूले वैल्यू डाल रहा हूँ भैया। a 51 है प्लस n माइनस 1, d का मतलब 10 है, इज इक्वल है 341। तो n माइनस 1 इंटू 10, 51 1 माइनस करेंगे 290, लेफ्ट राइट 0 0 कट करेंगे, n आ गया 30। सम निकालना है एन टर्म का, n/2 1 मार्क का है ना, तो ज्यादा फॉर्मूले मत लिखो, n/2 फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम। ठीक है भैया, 30/2 इंटू, इसको ऐड कर लिया, मेरे पास आ गया 400। ठीक है ना, और 90 नहीं, 400 क्यों आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 392। हाँ, और अब डिवाइड कर लेते हैं इसे। नहीं दिखा, साइड में करता हूँ। $5880 आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। Question number 36. क्वेश्चन नंबर 36। कितने पेपर होंगे बच्चों अगर हम अरिहंत को पूरा करेंगे तो? बोलो बोलो, कितने पेपर होंगे? 15 कहाँ से शुरू किया? 6 से 10 तक करें हमने, मतलब 6 से 15 तक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। एक नॉर्मल तैयारी होती है, मतलब 20-25 पेपर करके नॉर्मल तैयारी, सभी सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। जिस सब्जेक्ट के नहीं किए, तुम 10th बोर्ड की तैयारी नहीं की है। हमें 40-50 करने कम से कम। 30
36 आ गए। लो जी, MN वाला क्वेश्चन आगे रेशियो वाला। आता है। नहीं सर, आप पिछली बार देख रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ इस बार आ गया। लो जी देखो, ध्यान लगाना बच्चों। 36 MN वाला टाइप है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP। मैं एक राइटिंग एरर कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो बेटर है थोड़ा सा, लेकिन एक बारी किसी बच्चे ने पूछा था और मैंने कराया था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक गलती करूंगा, पहले लिखने की गलती ठीक करवाना, ठीक है। वो ये कह रहे हैं भैया कि किन्हीं किन्हीं 2 AP में n टर्म के सम की रेशियो दी हुई है। किन्हीं 2 AP में n टर्म के सम की रेशियो। कोई एरर? जल्दी दोनों में की ऐसे लिख जगह के कुछ और लिख दो कैपिटल सर, या फिर चेंज कर दो सिंबल। बस इतना बोलो भैया, दोनों एपी मतलब कोई एक ही एपी के एन टर्म का सम है, दो अलग अलग एपी के एन टर्म का सम। सर अलग अलग अब हटा रहा हूं मैं एक बार, ये अलग अलग एपी में एन टर्म का सम सेम सिंबल से नहीं लिखा जा सकता, सिंबल बदल दो। तो डॉलर वाला साइन नहीं लेते हैं, जो भी मतलब कोई नया सिंबल लिख दो कि मैंने डॉलर वाला ले लिया। दो अलग अलग एपी में एन टर्म के सम की रेशियो दी हुई है और बोलता है एम एट टर्म की रेशियो निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर अब पहली एपी में एम एट टर्म एम बोल दिया, दूसरी एपी अलग एपी है, सर एम एट टर्म अलग होगी, ले कैपिटल से लिख देता हूँ। ये रेशियो मेरे को निकालनी है। ठीक है भैया, अब ये किस तरह से आएगी वो आप ध्यान से देखो। किसी ने ऑलरेडी करा हुआ है, बस वो नाम बोल सकता है। किसी ने भी किया हो, पेन चलाना, ध्यान से सुन लेना। पहली बात, कोई नया तरह का क्वेश्चन है, प्रूविंग स्टाइल का क्वेश्चन, ऑलवेज बोला गया टू प्रूफ से स्टार्ट करा करो। टू प्रूफ में वो कोई एक दो लाइन बाद रुक जाएगा, तो आपको वहां जरूरत महसूस होगी यार ये इस बात पे अटका, अब ये ढूंढना है। नहीं तो क्या पता भाई मैं इस पे फॉर्मूला डाल सकता हूँ, ये गिवन है, ढूंढना क्या है ये तो पता ही नहीं ना। तो मैं हर चीज मतलब अभी इतनी भी प्रैक्टिस नहीं है कि रटी हुई है कि उसी डायरेक्शन में चल जाओगे। चलो बोलना शुरू करो। पहली एपी में एम एट टर्म का फॉर्मूला स्मॉल ए प्लस एम माइनस वन इंटू स्मॉल डी। अलग अलग एपी हैं तो ए और डी का ध्यान देना। दूसरी एपी में एम एट टर्म का फॉर्मूला, सर ए और डी तो अलग, कैपिटल ए प्लस एम माइनस वन इंटू कैपिटल डी। ये निकालना है। क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ था, फिर भी जिनको बहुत अच्छा तैयार हो वो बोलना नहीं, और जो आधे अधूरे कच्चे पक्के और भूल गए वो वाले बोलना। बताओ ये रेशियो निकालने के लिए कितनी चीजों की वैल्यू चाहिए, जल्दी। स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल डी, चार। चार चीजों के लिए इक्वेशन हमारे पास चार होनी चाहिए। कितनी है सोच के बोलना, कितनी है? सर एक। अरे थोड़े तो इशारे समझा करो। सर एक ही है। सर एक ही है, ये गलती तो अब हम नहीं करेंगे, बड़े हो गए, जो भी बोलना चाह रहे हैं। अच्छा कोई कोई बच्चा अभी भी होगा चाहे बोला नहीं, उसके दिमाग में आया होगा यार न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल रख देते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के। पहले ये मैं जरूर ठीक कर लेना भैया। तो दो इक्वेशन है, तो इससे बड़ी गलती मैथ्स में कभी नहीं होती भैया कि a बाय बी 10/20 था, मान लो a 10 था b 20 था, आपने डिवाइड करा, 0 0 काट दी, 10 काट दिया दोनों का, अब आपको ये दिख रहा है। और अब आप बोलो a 1 है और b 2 है, तो ये तो कितनी बारी 10th में मैंने ही समझाया होगा, ये गलत होता है भाई, कॉमन कट गया है। ठीक है, तुम ऐसे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं रख सकते, वो चेंज हो चुका है। तो ये दो नहीं है, एक ही इक्वेशन है। अब सब बच्चे कह रहे होंगे सर अगर इतनी बात क्लियर हो तो, सर इस बात के लिए तो हम बड़े हो गए। तो चलो अब क्वेश्चन सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। सारे भारी हो गए। चलिए, पहली एपी में n टर्म का सम, फॉर्मूला n/2, सुनना बस ध्यान से, 2a प्लस n माइनस 1d। ध्यान देना, फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल अल्फाबेट से लिख रहे हैं। दूसरी एपी में n टर्म का सम n/2 इंटू डबल ऑफ कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। पिछली बारी आपने काफी कोशिश की होगी इसको समझने के लिए, इस बारी 5 to 6 बैच कम से कम आज बोल ही पा रहा है। जैसे जैसे मैं चीजें पूछूं मेरे को बता देना। n/2 से n/2 कट हो गया, ऐसे एक इक्वेशन से कुछ भी कर लो भैया, ये चार चीजें आ नहीं सकती। तो अब करना एक ही काम पड़ेगा यहाँ पर में, यहाँ देखो ये n है, मतलब कुछ ऐसा करना है ये पूरा ना, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड ये सेम बन जाए। तो ये सेम बन जाए तो इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ये सेम बनाने के लिए जितना कहूंगा उतना सोचना, नहीं तो कल को फंसोगे, चाहे आज समझ में आ गया। ज्यादा ना सोचना अभी। मैं कह रहा हूं मैं जब सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मेरे को लगभग लगभग ये सेम दिख रहा है, देखो पूरा सेम। मैं कह रहा हूं यार n की जगह ना, यहाँ देखो n है मेरे पास, n की जगह मुझे m चाहिए। तो एक ऐसे घटिया है
गलत भी है, लेकिन पहले ऐसे ही बोलना है, n की जगह m चाहिए हो तो इस इक्वेशन में n की जगह क्या पुट कर देना चाहिए, M m कर देना चाहिए, माइंड में आता है। लेकिन जब बच्चा पहली बारी तो थोड़ा तकलीफ में ही होता है ना, बोलता है n की जगह m डाल दूं, हर जगह डाल दूंगा, इक्वेशन तो ट्रू रहेगी। फिर वो कहता है नहीं 2a प्लस m माइनस 1d बना, अब 2a नहीं a प्लस m माइनस 1d चाहिए था। तो भैया ध्यान देना, n की जगह m डाल रहा हूँ तो सेम बना या a की जगह 2a, बोलो बोलो, 2A टू यानी ये 2 दिक्कत दे रहा है। तो ये 2 ना पूरे से ऐसा कुछ डालो n की जगह कि 2 पूरे से कॉमन आए बाहर, नीचे से भी बाहर आए और 2 कट जाए, तब तो यहाँ a प्लस कुछ m माइनस 1d जैसा बन जाए। तो बोलो अगर आप यहाँ 2 कॉमन निकालना चाह रहे हो, यहाँ आप m माइनस 1 बनाना चाह रहे हो, लेकिन 2 कॉमन भी निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ एक्चुअली m माइनस 1 बनाना पड़ेगा या उसका डबल बनाना पड़ेगा? सर उसका डबल उसका डबल, ब्रैकेट खोलो क्या 2M बनेगा? माइनस 2m माइनस 2 2m माइनस 2, यानी यहाँ आप 2m माइनस 2 बनाना चाह रहे हो। ठीक है भैया, 2m माइनस 2 कैसे बनेगा? जब मैं n की जगह, ध्यान से सोचना, जब मैं n की जगह क्या डालूं, 2m 2M माइनस, माइनस तो n की जगह 2m माइनस 1 डालोगे और एक माइनस पहले से है, तो 2m माइनस 1 माइनस 1 2m माइनस 2। ठीक है, उसमें से 2 कॉमन ले लेना, ये भी पूरा 2 बाहर, अंदर यही बच जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल मान रहा हूँ भैया, यहाँ कम से कम 50% बच्चे होंगे बोलेंगे नहीं सर ये बात नहीं पकड़ में आई। लेकिन पहले 50 ना सोच लेते हैं, शब्दों को सोच जाते हैं 50% बच्चे, उनके लिए यही तरीका बेटर था, क्योंकि उन्हें सोचना आता है। जो बच्चा तकलीफ में थोड़ा अभी है ना, वो अभी एक ट्रिक ले ले। ठीक है भैया, वो ट्रिक क्या है? ठीक है, जो तकलीफ में एक बारी 5 to 6 बैच तो बोल ही रहा है, उसमें जरूर कुछ बच्चे तकलीफ में आए होंगे, वो बताना जरा। यहाँ n माइनस 1 की जगह हमें m माइनस 1 बनाना है या उसका डबल बनाना है? डबल तो आप ना ये साइड में लिख लो कि भाई n माइनस 1 को हमें डबल ऑफ m माइनस 1 बनाना है, क्योंकि वो 2 कॉमन आके कट जाए तो बिल्कुल ही सेम आ जाए। तो इसके लिए हम n क्या पुट करें, तो ब्रैकेट खोल लो, 2m माइनस 2 शिफ्ट कर लो, जो चीज आप माइंड में सोच रहे थे तकलीफ लग रही थी, वो ये 3 स्टेप है, अपने आप ही आ जाएगा। n की जगह क्या पुट करें, 2m माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1, यानी n की जगह 2m माइनस 1 पुट करना है। ठीक है, और फिर वेरीफाई कर लो, 2m माइनस 1 माइनस 1 2m माइनस 2, 2m माइनस 2 में हर जगह 2 है, यहाँ भी 2 है, पूरे से 2 बाहर भगाओ, यही सेम बनेगा। तो बस ये एक स्टेप है भैया इस क्वेश्चन में काम का। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कर लेता है, ये भी पता ही होता है बच्चे को इससे ये बनाना है, क्या पुट करूं। ठीक है, ट्रिक आ गई। तो n की जगह पुट करेंगे 2m माइनस 1, कंफ्यूजन है तो बोलना, कर दो, अब लेफ्ट राइट दोनों तरफ करना है। दूसरी बारी हुआ जी कुछ। अच्छा, हर बच्चा कोई को क्वेश्चन देख के ना एकदम से टेंशन में आता, तो ये आ गया ना तो मेरा हल्का तैयार है, गलत हो जाएगा भाई, जिद तो सारे करो करने की। लेकिन मैं बता दूं 11th की एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ठीक है, और 10th में ऐसे सैंपल पेपर में दिख जाता है, लेकिन जो 11th की एनसीईआरटी में वो आपसे 10th में कोई क्यों पूछेगा। खराब मत करना क्वेश्चन, मेरे को ये बातें बतानी नहीं चाहिए आपको। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी कोशिश करो, ध्यान से करो। मतलब मैं यहाँ नहीं कराऊंगा ये बोल के तो आपका मन तो खराब ही होगा ना, भैया ने सैंपल पेपर क्यों नहीं कराया, ये वाला क्वेश्चन सीखने सारे कॉन्फिडेंस तभी आता है। n की जगह 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27। देख लो n की जगह हर जगह मैंने 2m माइनस 1 डाल दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो चाहिए थी वही बनने जा रही है, थोड़ा डायरेक्ट नहीं करते यार, चलो कोई तकलीफ में आ जाएगा। 2a प्लस 2m माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2d अपन डबल ऑफ कैपिटल ए 2m माइनस 2 कैपिटल डी। राइट हैंड साइड तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूं, चेक कर लेना भाई, कोई बच्चा दिक्कत में आए, इससे अच्छा चेक कर लो आप। देखो ब्रैकेट खोल रहे हैं 7 टू द 14 है, सर इसमें क्या डायरेक्ट कर रहे हो आप? अब कर रहा हूँ, देखो 7 की -1 से -7 प्लस 1, ये आ गया -6। अब इतना तो आप भी कर ही लेते हो। 4 की 2m से 8m, ये आ गया -4 प्लस 27 यानी 23। ठीक है, और इधर देखो ऊपर से, देखो पूरे से ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 2 कॉमन, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो। इसी में कर दूं, यही निपटा देता हूँ। देखो न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, जिसने अपने आप किया क्वेश्चन वो हैंड रेज कर दो दोनों तरफ के बैचों में, जो बस मेरे से पहले पहुंचने जा रहा है, पहुंच जाए मेरे से पहले, हैंड रेज कर देना। बता दो जरा कितने बड़े बड़े बच्चे हो आप। 2 इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, नीचे से देखो 2 कॉमन, यह आ गया कैपिटल ए प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल है 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। ये 2 से 2 कट गया,
ये एपी की पहले वाली एपी की एमिट टर्म हो गई, ये दूसरे वाली एपी की एमिट टर्म हो गई, जिसकी रेशियो आ गई 14m - 6 अपॉन 8m + 23। आंसर। भैया साइड होना। सोच के करो बच्चों, सोच के। अच्छा, अब एक चीज का पक्का आइडिया है जो मैं तुम्हें कह रहा था, हमारे पहले पेपर होने थे, सब सुनना मार्च में, ठीक है? मार्च के बिल्कुल स्टार्टिंग से होने थे अगर एक्चुअली होते तो मैं कह रहा था यार जनवरी में हर बारी मैं स्पीड टेस्ट करवाता हूँ 1.5 घंटे में, जिसमें कुछ नहीं तैयार करना, सारा काम मेरा 1.5 घंटे में लिखना, क्वेश्चन करना, सिखाना, चैप्टर नहीं आता चैप्टर सिखाना, सब मैं ही करा दूंगा, आपको पढ़ के ही नहीं आना उन टेस्टों में। इससे बहुत ही फर्क पड़ता था, बहुत बहुत। और ये हम कर नहीं पा रहे, मतलब यहाँ ऑनलाइन में कोई तरीका नहीं है ये चीजें कराने का, ठीक है? लेकिन अब टाइम मिल गया हमें, तो अब आप सोचो अगर अभी आज जनवरी चल रहा है, फरवरी मान लो, तब तक भी हम आपको नहीं बुला सकते, मान लो मार्च में भी बुला पाए, 10-15 दिन भी मैं बुला पाया, मार्च में, अप्रैल में, कहीं भी मौका लग गया और वो आपके स्पीड टेस्ट हो गए, तो आप एक मतलब बिल्कुल अगले लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है जी? हो गया जी? एपी में एन टर्म का सम का फॉर्मूले का प्रूफ किसको आता है आप में से? जल्दी से, ऐसे करा नहीं रहा हूं वैसे, लेकिन किसी को आता हो हैंड रेस कर सकता है, 6 to 7 बैच और 5 to 6 बोल सकते हैं। एन टर्म के सम का फॉर्मूला का प्रूफ नाम बोलना पड़ेगा 5 to 6 बैच में। तो सर एक बात पूछनी है। पूछो। सर वो जो टू प्रूव में हमें उसकी वैल्यू ही निकालनी थी। हाँ, उसकी वैल्यू निकालनी थी, कोई प्रूविंग नहीं दी हुई थी उसने। वो बोल रहा था कि दोनों एपी की एमिट टर्म, देखो चेक कर लो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमिट टर्म, ठीक है? और ये 36 हमने निकाल ली, एक बार ये आंसर भी देख लेते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है? ओके सर। अब मैं क्या कह रहा था भाई, काम की बात, कि सम का फॉर्मूला तो चलो आप में से कोई नहीं कह रहा, उधर ईशान कह रहा है शायद, और इधर कोई बोलने को ही तैयार नहीं है, मतलब नहीं आता, नहीं आता, चलो ठीक है। सिलेबस का पार्ट था मेरा, एन टर्म के सम का फॉर्मूला मेरा सिलेबस का पार्ट है। बहुत शुरू में जब पहली क्लास ले रहा था तो बोल के छोड़ा होगा, पहली क्लास नहीं वैसे तो, थर्ड एक्सरसाइज जब शुरू की होगी, लेकिन एक कराया था वो भी पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है कि नहीं। एन टर्म का फॉर्मूला बोलना एक बारी। A plus n minus 1. A plus n इसका M1 प्रूफ पूछ ले तो plus आप में से n कितने बच्चे लिख सकते हैं? सारे हैंड डाउन कर लो पहले, दोनों तरफ के सब हैंड डाउन। एक आखिरी बात फटाफट से फाइनल करेंगे, दोनों तरफ जो एन टर्म के फॉर्मूले का प्रूफ, उसने बोला प्रूफ लिख, आप प्रूफ लिख सकते हो, पता सबको है। इवन तो प्रूफ भी, मतलब जो बच्चा मना करेगा ना मेरे को नहीं आता, मैं कह रहा हूँ प्रूफ भी उसको आता है, वो उसको लिखने ही नहीं आता, उसे सोच सकता है वो, मैं बुलवा दूंगा, देखो जो बोले ना मेरे को नहीं आता मेरे से लिखवा के दिखवाओ, मैं उसी से बुलवा दूंगा पूरा प्रूफ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बस ये ध्यान दिला रहा था, ये पार्ट मेरी अब 12th क्लास है बच्चों, मैं अभी तो नहीं लूंगा ये चीजें, अगली क्लास में सुनना आप, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और थोड़ा सा ना ये अरिहंत वाला सैंपल पेपर अब होल्ड करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में, आज वाले डे पर जो क्लास होती है, मैं पहले स्कूल पेपर मैंने 9 दिए हुए हैं, सबके पास व्हाट्सएप सर्कुलेट है वो ऑलरेडी, स्कूल पेपर है सर्कुलेट 5 to 6 बैच, बताना स्कूल पेपर मैंने व्हाट्सएप दिया हुआ था, यस सर सर है। सबके पास है, ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना जो मेरे मैसेज आते हैं, ठीक है? तो वो व्हाट्सएप पर ही है तो ओपन करना भी कंफर्टेबल है। अब जो भी चैप्टर शुरू करेंगे ना, पहले वो 9 करेंगे, फिर उसके बाद इसको पकड़ेंगे, ठीक है? और अभी कुछ नए भी आ गए तो शायद हम कुछ अगली क्लास तक नए पेपर भी, स्कूल पेपर दे दें आपको, ठीक है? चलिए अभी क्लास होगा, ये दोनों बातें रह गई, ये दोनों बातें अगली क्लास में तो नहीं, लेकिन एक बारी फाइनली जब दोबारा एपी, जब 15 चैप्टर हो जाएंगे ना, दोबारा कहीं एपी उठाऊंगा, कोई बच्चे मुझे दोनों तरफ के बैच के याद दिला देना, ये दोनों बातें आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है भैया? अगली क्लास से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा रिवीजन पे। चलिए ओके, गुड बाय। थैंक यू कौन सर, सा गुड चैप्टर? नाइट। थैंक यू सर वो आप जो कहोगे देख लेंगे उसमें। Thank you, sir. ओके, वेलकम बच्चे, वेलकम, थैंक Thank यू you, गुड नाइट sir. सर। थैंक यू सर गुड नाइट। भैया बोल भाई बोल, 1 मिनट है अभी, बोल दे, कुछ कह रहा था तो। बाकी सब्जेक्ट के भी प्री बोर्ड के पेपर भेज सकते हो? बाकी सब्जेक्ट के भी प्री बोर्ड के पेपर भेज सकते हो, 46 बच्चा अभी सामने सिर्फ है मेरे, भैया आप मेरे को भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। एक काम करो, साइंस के जितने बच्चे बैठे हो,
देखो आपको सभी स्कूलों के मिल जाएंगे, आप मतलब बच्चा बोल मैं अपना स्कूल का क्यों भेजूं, तो एक का भेजेगा हम तेरे को 10 का भेजेंगे, है ना, 9 गुना होके आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बहुत बढ़िया तैयारी है, मैं कह रहा हूँ सब बेकार है स्कूल पेपर के सामने, कोई किताब कोई सैंपल पेपर बेकार है। आप साइंस के मेरे को भेजो, स्कूल का नाम लिख के भेजना जरूर, ठीक है भैया, साइंस के इंग्लिश के, ठीक है। एक बार ये काम चलो बैच में ही बोल देते हैं ना, साइंस वाला भी तो बैच बना हुआ है, वहाँ टीचर्स ही बोल देंगे, वहीं से करवा देंगे। साइंस का इंग्लिश चलो मैं करवा दूंगा, आप मेरे को भेजना, मेरे को भेजो, नहीं तो अपने टीचर को भेजो, वो ज़्यादा बढ़िया, जिनसे आप साइंस पढ़ रहे हो। बीसीसी में बहुत बच्चा साइंस पढ़ रहा है, अभी कुछ बच्चा बचा भी होगा जो भी बैच में सुन रहे हैं मेरे को। साइंस का साइंस वाली मैडम दीदी को, इंग्लिश का इंग्लिश वाली मैडम दीदी को, और सोशल का सोशल वाली मैडम दीदी को भेजो, ठीक है भैया, हम क्लब करके सारा आपको भिजवा देंगे, ठीक। और जो बच्चा कह रहा है नहीं मैं ये नहीं पढ़ता, मैं उसको भी दे दूंगा, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे को भेजे, वो अपने स्कूल का पेपर मेरे को भेजे, मैं सबके इकट्ठे करके आप सबको वापस कर दूंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू भैया। ओके जी, वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चों।